हे गाइस, आज हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। यानी कि जो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें अभी पढ़ना है। हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारे के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस को भी ना हमने अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, तो उसे उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बताया गया, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब आप दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, जब आप दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को एक साथ कंबाइन कर दो तो वो बना देता है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो, यहाँ पे क्विक लाइम लिया गया है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर ले लिया गया है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया है, CaOH2 यानी कि स्लेक्ड लाइम। और ये क्या करता है, थोड़ा सा हीट रिलीज करता है। अब बोलोगे मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा है, कैसे याद रहेगा? याद कैसे नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ ना इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप देखियो, आपके घर में वाइट वॉश होता है, बहुतों के घर में वाइट वॉश जो होता है, चूना जो लगता है एक्चुअली, तो क्या करते हैं हम उसमें, हम ले लेते हैं क्विक लाइम, और क्विक लाइम में ऐड किया जाता है वाटर। यानी कि चूना में जब आप वाटर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लेक्ट लाइम। एक जो घोल जो आपको जो मिलता है, चूना और वाटर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जो कि वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ऑलमोस्ट मतलब प्योर लिक्विड के फॉर्म में नहीं, तो वो क्या रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। और जब आप उसे घोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा वो क्या करता है, हीट रिलीज भी करता है। जिस भी बाल्टी में या फिर जिस भी कंटेनर में आप उसे घोल रहे होंगे, उसे अगर आप टच करके देखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा हीट रिलीज भी होता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे मैम, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है? यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, वाटर, इन दोनों को जब मैंने एक साथ कंबाइन किया तो मुझे मिल गया स्लेक्ट लाइम, इन दोनों को कंबाइन करने की वजह से। और साथ ही साथ रिलीज हुआ थोड़ा सा हीट। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे दो चीज़ कंबाइन हो रहा है ना, कंबाइन होके हमें मिल रहा है एक नया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के केस में दो चीज़ कंबाइन हो रहा है और हमें मिल रहा है नया प्रोडक्ट, और यही तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पता चल गया अब हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता हुआ आपको दिखे तो समझ लेना वो किस तरह का रिएक्शन है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हीट रिलीज होता है, तो हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बताया गया है, अब यहाँ पे देखो, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। यानी कि स्लेक्ट लाइम, ऑब्वियसली चूना को हमने पानी के साथ घोल दिया तो हमें मिल गया वो स्लेक्ट लाइम। उसी को तो अब हम वाइट वॉश करेंगे ना अपने दीवारों में, तो ठीक है चलो, ये हमें मिल गया वाइट वॉशिंग द वॉल्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं स्लेक्ट लाइम को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये कुछ ऐसा चीज़ है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लेक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसे जब आप चूना को, यानी कि जब आप वाइट वॉश कर देते हो अपने दीवारों पे, तो थोड़े दिन तक तो वो गीली गीली से दिखती है। फिर देखना 2-3 दिन बाद वो बड़ा ही स्मूथ सा और वाइट सा एकदम पूरा घर लगने लगता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि थोड़े दिन तक जब वो गीली लगती है तो वो क्या होता है, वो तभी गीला रहता है, और फिर कुछ दिन बाद, मतलब धीरे, नॉट कुछ दिन बाद, धीरे धीरे विथ टाइम उसमें क्या होता है, 1-2 दिन में वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक थिन लेयर फॉर्म करता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, एक बहुत ही फिनिश लुक अपने वॉल्स को देता है। इसीलिए तो वाइट वॉश करने के बाद अपना घर इतना सुंदर सा दिखता है। ठीक है, बस इतना ही नहीं, जो मार्बल जो रहता है, मार्बल आप सब जानते हो ना, ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल भी क्या रहता है, CaCO3, यानी कि ये भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, कुछ दूसरा चीज़ नहीं है मार्बल भी। ठीक है,
अब यहाँ पे और क्या बताया गया है कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यहाँ पे जो आपको मिला स्लेक्ड लाइम, जो मैंने अभी अभी बताया वही चीज़ देखो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे। यानी कि जो मैंने बताया कि वाइट वॉश करने के बाद, यानी कि स्लेट लाइम से जब आपने वाइट वॉश कर दिया अपने दीवारों को, उसके बाद आप वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि वर्ल्स को बहुत ही एक फिनिश लुक देता है, और H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ऐसा हमें मिलता है। वाटर, H2O यानी कि वाटर, ये हमें तो पता है। नेक्स्ट क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयला, जिसे कि हम डिनोट कर रहे हैं C यानी कि सॉलिड फॉर्म में। C क्यों, क्योंकि कोयला क्या होता है कार्बन का ही फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे डिनोट कर रहे हैं C से। कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमें क्या गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है G। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, यानी कि वाटर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ये तो हमें पता है। तो आप वाटर ले लो, हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, इसे आपको इन दोनों का आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीज़ को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक नया सा प्रोडक्ट। तो हमने समझ लिया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में क्या होता है, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को आप कंबाइन करोगे एक साथ तो आपको मिल जाएगा एक सिंगल प्रोडक्ट, एंड दैट इज ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो अगला तरह का जो अब जो सेकेंड तरह का जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जिस किसी भी रिएक्शन में हमें हीट इवॉल्व होता हुआ दिखे, मतलब हीट रिलीज होता हुआ दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो सारे रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होते हैं, हीट इवॉल्व होते हैं, उसे ही हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जब भी बर्न होता है तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है दैट इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि CH4 जो कि नेचुरल गैस है उसको, और अगर आप ऑक्सीजन को, कोई भी चीज़ बर्न होता है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन अगर ये दोनों बर्न होगा तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, कुछ हीट भी रिलीज होगा, क्योंकि डेफिनेटली बर्न हो रहा है तो हीट रिलीज तो होना ही है ना, तो यहाँ पे हीट भी रिलीज होगा। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिलीज हो रहा है हीट। नेक्स्ट क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, दैट इज रेस्पिरेशन, जहाँ पे क्या बताया गया है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, जो भी खाना आप खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू ऑब्टेन ग्लूकोज। ठीक है, और क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में फूड क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है जिससे कि हमें मिलता है ग्लूकोज। ये चीज़ के बारे में आप बायो वाले लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लो। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in cells of our body and provides energy. This is called respiration. अब ये जो ग्लूकोज जो हमें मिला खाना से, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है अपने सेल में, बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जिससे कि हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बस सांस लेना को रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता है, बल्कि ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, जहाँ की क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि हमें मिल जाता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज फिर क्या करता है, अपने सेल में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जिससे कि हमें मिलता है एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें कि हीट भी रिलीज होता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम तो रिलीज़ करते ही हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और H2O भी रिलीज़ होता ही है, वाटर भी रिलीज़ होता है। तो ये क्या हो गया, हमें एनर्जी मिलता है, और ये क्या हो गया, काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक और एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो वेजिटेबल जब भी सड़ते हैं ना, कंपोस्ट जब भी बनता है, वेजिटेबल वेस्ट जो भी रहता है वो क्या रहता है, जब भी कंपोस्ट बनता है तो वो भी क्या रहता है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसमें भी क्या रिलीज होता है, इसमें भी हमें हीट रिलीज होता हुआ मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा तरह का रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता हुआ हमें दिखता है. दैट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब जो नेक्स्ट हमें जो अब जो थर्ड तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसे तो आप देखोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टेक्निकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, दो या फिर दो से ज़्यादा केमिकल एक साथ कंबाइन होते हैं और हमें क्या मिल जाता है, एक नया कंपाउंड हमें मिलता है. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल ही रिएक्टेंट रहता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, अपने आप को तोड़ देता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे जो रिएक्टेंट्स रहते हैं वो एक साथ कंबाइन होकर हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, कंबाइन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट अपने आप को ब्रेक कर देता है और एक हमें सिंपल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं. देख लिया जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें क्या बताया गया है, फेरस सल्फेट यानी कि 2FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा. इसे अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसे अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड. यानी कि फेरस सल्फेट में ना ये तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सिंगल फॉर्म में रहता है, एक ही रिएक्टेंट है. और उसे जब आप हीट कर रहे हो तो देखो आपको अलग अलग 3 सब्सटेंस मिल रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है. ये सब्सटेंस जो था ओरिजिनल, जो अपना जो रिएक्टेंट था, वो अपने आप को ब्रेक कर ले रहा है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. अगला एग्जाम्पल, लाइमस्टोन CaCO3. इस पे अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा क्विक लाइम यानी कि CaO, जैसे कि हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखा जाए डिकम्पोजिशन कैसा होता है, देखो एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है और उस पर अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो हमें मिल जा रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हमें समझ आया ना कि कोई भी एक सब्सटेंस रहेगा, उसे आप हीट करो या फिर सनलाइट प्रोवाइड करो या फिर उसमें आप कुछ भी ऐसा टाइप का उसमें प्रेशर प्रोवाइड करो, जिसके वजह से क्या होगा, वो अपने आप को डिकम्पोज करेगा इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हमने देखा अभी अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा वो अपने आप को ब्रेक करेगा इनटू छोटे छोटे इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब क्या बताया गया, अ रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. यानी कि ये दोनों केसेस में, ये दोनों रिएक्शंस को अगर आप देखोगे सही तरीके से तो आपको पता चलेगा कि एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास और उस रिएक्टेंट पे हम क्या कर रहे हैं, बस हीट सप्लाई कर रहे हैं, बस आप उस रिएक्टेंट में हीट प्रोवाइड कर रहे हो. तो सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोवाइड करने की वजह से ही क्या हो जा रहा है, वो रिएक्टेंट पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जा रहा है और हमें मिल जा रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स. तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन. एक्चुअली इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन. मतलब एक ऐसा तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि जो रिएक्शन होता है वो हीट के प्रेजेंस में होता है. रिएक्शन यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या बताया गया, देखो लेड नाइट्रेट लिया गया है 2PbNO3 सॉलिड फॉर्म में. इसे भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. गैसियस फॉर्म में हमें ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें गैसियस फॉर्म में मिल रहा है. लेड ऑक्साइड डेफिनेटली वो सॉलिड फॉर्म में ही हमें मिल रहा है.
तो यहाँ पे भी क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट के प्रेजेंस से ही ये देखो डिकम्पोज हो रहा है ना। एक सिंगल रिएक्टेंट है यहाँ पे अपना लेड नाइट्रेट, जो कि डिकम्पोज हो जा रहा है 3 अलग अलग कंपोनेंट में, और जिसमें कि हम हीट प्रोवाइड करके हम इसे डिकम्पोज कर रहे हैं। मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे क्या बताया गया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया गया है 2AgCl सॉलिड फॉर्म में। इसमें आप हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो। सनलाइट प्रोवाइड करो, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप हीट, सनलाइट, प्रेशर, और भी बहुत कुछ, कुछ कैटलिस्ट वगैरह आप ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आपका रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो। लेकिन यहाँ पे हमें डिकम्पोज करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को आप प्रोवाइड कर रहे हो सनलाइट, और सनलाइट प्रोवाइड करने से क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। देखो 2Ag यानी Ag यानी कि सिल्वर, सिल्वर अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में, और क्लोराइड जो था वो क्या हो गया, गैस फॉर्म में वो इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, बल्कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन अंडरगो कर रहा है। नेक्स्ट क्या बताया गया, 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे लिया गया है। सेम सिल्वर क्लोराइड की जगह हमने यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया है। उसमें जब आप सनलाइट प्रोवाइड करो तो आप यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सिल्वर और ब्रोमीन दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। हमें यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो इस चीज़ को आप कर क्या सकते हो ना, एक चाइना डिश ले लो। चाइना डिश में आप क्या करो, ये सिल्वर क्लोराइड को आप AgCl को आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, एक चाइना डिश में आप डाल दो AgCl। ठीक है, और इसमें आप प्रोवाइड कराओ सनलाइट, मतलब यहाँ पे ढेर सारे सनलाइट यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसा प्रोवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि क्लोराइड क्या होगा, क्लोराइड क्या होगा, वो तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन इस डिश में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिल्वर। सेम आप कर सकते हो इस वाले सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी, आप सेम ही कर सकते हो। और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने इससे पहले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया था कि वैसे रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होते हैं, मीन्स अगर हीट रिलीज होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हीट अगर एब्जॉर्ब होता है तो हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। Remember the difference between exothermic reaction and endothermic reaction. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको हीट एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आए तो आप उसे कहोगे दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे में देखो एंडोथर्मिक ही हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट नहीं, बस हीट ही नहीं, आप उसमें एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर उसमें अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो दैट दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन ओनली। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन तीनों में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, हम तो हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें हीट एज अ आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये सारा भी क्या हो गया, यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप बोल सकते हो ये सारे के सारे ही एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन के। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, देखो दो अलग अलग रहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफरेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। कैसे है ये, काम कैसे करता है, ये बताने से पहले हम कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है, एक स्टैंड आप ले लो, स्टैंड में आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखो। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर वाला ये स्टैंड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को वहाँ पे अटैच कर दिया है, और ये जो सोल्यूशन है दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया है। देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मैंने मेंशन भी किया है। दो आयरन नेल ले लो, दो आयरन नेल ले लो, उसे एक थ्रेड के हेल्प से आप इस तरीके से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किए हुए रखो। ठीक है, तो आपको थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि क्या होगा ना, कि ये आयरन नेल मतलब ये सॉल्यूशन का कलर भी कुछ चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले जिस कलर का आपको दिख रहा था, अब आपको कुछ डिफरेंट कलर का ये आपको दिखने लगेगा। और आप ये भी देखोगे कि आयरन नेल के चारों ओर ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स ढेर सारे जमा हो जाएंगे। ठीक है, आयरन नेल के दोनों साइड में कुछ पार्टिकल्स इसमें डिपॉजिट होने लगेंगे, ऐसा भी हमें दिखेगा। तो ऐसा किस लिए होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। हम यहाँ पे समझते हैं, देखो अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिया था, आयरन नेल, यानी कि मैंने लिया था Fe।
जो कि सॉलिड फॉर्म में है। आयरन नेल डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आयरन को ले लिया गया है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया, यानी कि CuSO4 ले लिया गया है एक्वस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट, ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डिपोजिशन होता है ना, एक्चुअली होता क्या है पता है यहाँ पे, कि ये जो आयरन जो है, आयरन चल जाता है इस सोल्यूशन में, मिक्स हो जाता है आयरन। यहाँ पे जो ये जो कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर और सल्फेट, ठीक है, कॉपर और सल्फेट ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक साथ जो था, अभी ये दोनों अलग अलग हो जाता है। और कौन अलग करता है, आयरन अलग करता है। आयरन किसके साथ चल जाता है, चल जाता है सल्फेट के साथ, और अलग कर देता है किसको, अलग कर देता है कॉपर को, ठीक है। इस सोल्यूशन में से कॉपर को आयरन अलग कर दिया, और आयरन चल गया सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट, आप इसे कह सकते हो FeSO4, और यहाँ पे कॉपर हो गया अलग, इसीलिए हमें सोल्यूशन का कलर कुछ और दिखता है। और यहाँ पे ये जो आयरन नेल्स के चारों ओर जो ये जो डिपॉजिट जो होते हैं, ये एक्चुअली में क्या डिपॉजिट होता है पता है, कॉपर डिपॉजिट होता है आयरन नेल के चारों ओर। तो समझ आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन एक्चुअली डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, और आयरन फिर क्या कर रहा है, पेयरिंग कर ले रहा है सल्फेट के साथ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस किया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया ना, आयरन चूंकि डिस्प्लेस करके, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, और आयरन खुद चल गया सल्फेट के साथ रहने, और कॉपर बेचारा हो गया अलग, और इसीलिए ये हम कहते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सारे ही, मतलब आयरन की जगह में क्या यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट रहता तो भी क्या वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता? आयरन की जगह अगर यहाँ पे एल्युमिनियम रहता तो भी क्या ये डिस्प्लेस होता? गोल्ड रहता, सिल्वर रहता तो भी क्या ये सही तरीके से डिस्प्लेस कर लेता? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट रहते हैं, यहाँ पे आयरन क्या है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप आयरन और कॉपर को अगर आप कंपेयर करोगे, तो आयरन क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, इसीलिए आयरन इजीली कॉपर को हटा देता है। आयरन के पास ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो कॉपर को बोलता है हटो, चलो हमको रहना है सल्फेट के साथ, तो आयरन चल जाता है सल्फेट के साथ, और कॉपर बेचारा हो जाता है अलग। तो वही जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को। देख लिया जाए कुछ और एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जिंक Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसे भी अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, मतलब आयरन नेल के जगह में अगर आप यहाँ पे जिंक का अगर आप डाल दो ये नेल्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि जिंक भी पावरफुल है कॉपर से, तो जिंक भी इसे डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और बेचारा कॉपर इस बार भी अलग हो जाएगा, और जिंक चल जाएगा सल्फेट के साथ पेयरिंग बनाने, यानी कि हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा अलग। नेक्स्ट क्या है, PbS यानी कि लेड, लेड है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है लेड। लेड को अगर आप कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर आप डिप करो, लेड ले लो, लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर आप डिप करो, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है लेड को और कॉपर को। इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल है लेड। और लेड क्या करेगा, इसीलिए यहाँ से कॉपर को अलग कर देगा, तो कॉपर बेचारा हो गया इस बार भी अलग, और लेड चल जाएगा किसके साथ, क्लोराइड के साथ पेयरिंग बनाने, तो हमें मिल जाएगा लेड क्लोराइड, और कॉपर हो जाएगा अलग। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट रहता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है? तो ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज में, और मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स नोट्स भेज दूंगी, जहाँ पर कि आपको मिल जाएगा कि रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हो इसी पर्टिकुलर वीडियो के। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या बताया गया है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, कुछ ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा पावरफुल कम पावरफुल वाला कंसेप्ट यहाँ पे वैसा नहीं आता है। यहाँ पे तो बेचारा कॉपर एकदम अकेला हो जा रहा था ना, कॉपर के साथ कुछ कोई भी नहीं रह रहा था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज कर लेता है, इंटरचेंज। मतलब ये अगर एक सोल्यूशन है, ये अगर एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कुछ इस एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा और ये सोल्यूशन कुछ इस एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। ये लोग क्या कर लेता है, आपस में एक्सचेंज कर लेता है। कैसे करता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने लिया है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। रिएक्टेंट में सोडियम और सल्फेट एक साथ है, बैरियम और क्लोराइड एक साथ है। अभी सोडियम को मज़ा नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन से वो रह चुका है सल्फेट के साथ, तो सोडियम को अब और अच्छा नहीं लग रहा है सल्फेट के साथ रहने। सोडियम ने ये कहा कि मुझे अब रहना है क्लोराइड के साथ। सोडियम चल गया क्लोराइड के पास रहने और सल्फेट बोला कि ठीक है, बैरियम बोला ठीक है हम सल्फेट के साथ रह लेते हैं। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट के साथ रहने लगा और सोडियम रहने लगा क्लोराइड के साथ। तो देखो यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। सो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में, यानी कि कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे एक एलिमेंट तो बेचारा अकेला पड़ जा रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, यानी कि सोडियम चल गया क्लोराइड के साथ और बैरियम चल गया सल्फेट के साथ। तो इजीली हमें क्या मिल गया, बैरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब बात कर लिया जाए अपना लास्ट तरह का केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इजी है, आपको पता भी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब लो, सॉरी ये टेस्ट ट्यूब मैं नहीं बना रही हूँ, मानो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मैं बना देती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हो ना, वाटर भर देते हो और फिर इसमें आप क्या करते हो, कुछ चॉक डस्ट आप डाल देते हो यहाँ पे। तो चॉक डस्ट को आप अच्छे से स्टिर कर दिए, अच्छे से घोल दिए इस टेस्ट ट्यूब में सारे के सारे चॉक डस्ट को। तो थोड़ा देर तक तो वो आपको घुला हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि सारे के सारे चॉक डस्ट जो है वो नीचे में आकर के इस तरीके से जमा हो गया सारा चॉक डस्ट। यानी कि ये चॉक डस्ट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट है। ये chalk dust is actually precipitate and this type of reaction is known as precipitation reaction। यानी कि any reaction that forms a precipitate, किसी भी reaction में जहाँ पर कि हमें नीचे में आप उसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने छोड़ दो, तो क्या होगा, नीचे में वो कुछ जा करके उसके पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं उस कंटेनर के, उसे हम वो जो कंटेनर में वो नीचे जो जमा होता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। जिस किसी भी रिएक्शन में आप देखते हो कि नीचे में कुछ पार्टिकल्स अगर जमा हो गया है तो आप उसे कह दोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पार्टिकल्स जमा हो गया है यानी कि प्रेसिपिटेट जमा हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।